सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 24 जनवरी 2026, ठीक है। एंड द डे इज़ द सैटरडे एंड एज यूजुअली हम कर रहे हैं आज का डेली प्लानर डिकोड, ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे कि आज आपको क्या करना है और आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो टाइम लगाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का डेली प्लानर। डेली प्लानर आज का 24 जनवरी 2026 है ना, जो आ रहा है आज शनिवार सैटरडे, ठीक है। तो और किस किस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, रेलवे, स्टेट बीसीएस, बैंकिंग और जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है पीएससी प्री तक की, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में चैप्टर आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी चल रहा है। फाइल नंबर आपको 108 और 109 की ये वीडियो देखनी है और साथ में इसके बनाने आपको अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे आज से स्टार्ट हो गया। 39 नंबर का टॉपिक है जो आपको देखना है लुसेंट की बुक में से, ठीक है। इसमें आज को करना है आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये आपको देखने हैं, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट आपको देखना है। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में टॉपिक ब्लड रिलेशन हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। एक वीडियो है जो 1 घंटे 59 मिनट की है। 16 नंबर की वीडियो है जो मैंने शेयर करी है आपको विक्रमजीत सर की, जो मैंने लिंक आपको शेयर करी थी यूट्यूब की, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस आपको लुसेंट्स में चल रहा है। 26 नंबर का टॉपिक देखना है जो वित्त आयोग है और अच्छे से इसके आपको बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स देखने हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन आपका प्रैक्टिस टाइम चल रहा है। 7th वाला आपका क्वेश्चन है। वीडियो नंबर 111 है, पीडीएफ नंबर 112 और 113 पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ना, ये निमिषा मैम का आपका टेलीग्राम चैनल है। जनरल स्टडीज़ में लुसेंट की बात कर रहे हैं तो ये है। ज्योग्राफी चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी का भी आज भी सेम हमको करना है, डे 9 रिवीजन। कल एक बार और हम इंडियन ज्योग्राफी का अच्छे से रिवीजन करेंगे और फिर परसों से मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा ज्योग्राफी के अंदर जो बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है, ज्योग्राफी करने की। तो आज आपको ये करना है डे 9 रिवीजन इंडियन ज्योग्राफी का। स्टैटिक जीके में आज आपको पढ़ना है भारत के लोक नृत्य, है ना। ये हम रिपीट रिवीजन पे आ गए हैं। एक बार हमने इसको पढ़ लिया है, दूसरी बार हमने रिवीजन किया है, अब हम कर रहे हैं इसमें रिपीट रिवीजन है, तीसरी बार ये रिवीजन चल रहा है। करंट अफेयर और वोकेबलरी की मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट आज नहीं लगाना, आज आपको केवल करना है जो आपने 16 नंबर से 20 नंबर के जो मॉक टेस्ट लगाए उनका अच्छे से रिवीजन, उसके एनालाइज का अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये था पूरा आज का डेली प्लानर और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देख रहे हैं हम फेक्टोग्राम, ठीक है। तो ये फेक्टोग्राम है आज का। तो आज का फेक्टोग्राम किस पे? अरावली पर्वत पे, ठीक है। तो अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला इसको माना जाता है और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला भी इसे ही माना जाता है। कौन सी? आपकी अरावली पर्वत, है ना। इसका परिचय एवं अवस्थिति देख लेते हैं। तो अर्ध अरावली शब्द को, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। अर्ध अरावली शब्द के संस्कृत के दो मूल शब्दों से बना है। अरा यानी कि जिसको बोलते हैं शिखर, और वली यानी कि पंक्ति, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिखरों की पंक्ति। तो ये लगभग भारत से लगभग इस एरिया में पूरी फैली हुई है, ठीक है। विस्तार ये उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम से पूरा दक्षिण पश्चिम एरिया तक जाती है, ठीक है। कौन सी? अरावली पर्वत। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो केवल 670 किलोमीटर तक है, जिसको मील में पढ़ेंगे तो 420 मील है, ठीक है। यह दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात के अहमदाबाद पालनपुर तक विस्तृत है ना। यानी कि यहाँ से निकल रही दिल्ली हरियाणा से निकलती है और ये जाएगी कहाँ तक आपके, वेट वेट, तो एक सेकेंड मिटाना पड़ेगा, एक सेकेंड सॉरी। हाँ, तो हम तो यहाँ पर ये दिल्ली से शुरू होकर लगभग, ये दिल्ली से शुरू होती है और ये जाती है लगभग आपके राजस्थान से होती हुई गुजरात अहमदाबाद के पालनपुर डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, ठीक है। तो ये इतना कुछ इसका फैलाव है। परिचय वन और अवस्थिति में देख रहे हैं इसका परिचय क्या है और इसकी अवस्थिति क्या है। तो यह एक, सॉरी ये देख लिया है, ये इसका प्रकार देख रहे हैं। अब यह एक अवशिष्ट पर्वत यानी कि डिसेंडेंटल माउंटेन कहा जाता है। इसके पर्वत के प्रकार है, उसमें से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह एक वलित पर्वत है ना, इसको किसी ने बनाया नहीं। कालखंड इसकी उत्पत्ति जो होती है वो प्री कैम्ब्रियन एरिया, प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। अरावली दिल्ली ओरोजन में होती है, घटना के दौरान होती है। सर्वोच्च शिखर तो राजस्थान के माउंट आबू में इसका सर्वोच्च शिखर है, जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है किस, कौन? माउंट आबू, है ना, जिसमें गुरु शिखर पड़ता है। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसे राजस्थान के अदवला पर्वत के नाम से भी आता है ना। राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? अदवला पर्वत। और ऐसे क्या कहा जाता है इसको? गुरु शिखर, है ना, संतों का शिखर इसको कहा जाता है। अब अपवा तंत्र, यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी निकलती है तो वो देख लेते हैं। तो अपवा तंत्र नदियों में इसका जिक्र होता है।
तो अरावली के कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है ना, जैसे बनास और साहिब नदी। तो साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है, जबकि बनास चंबल की सहायक नदी जो अंततः यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से निकलती है आपके अरावली पर्वत से। लूनी नदी ये अरावली से निकलकर कच्छकरण में विलीन हो जाती है, अंतस्थलीय अफवाह है। ठीक है, और साबरमती इसका उद्गम भी इसी श्रृंखला के पश्चिमी ढालों से होता है ना, यानी कि ऐसे फैली हुई है तो इसका पश्चिम ढाल इधर से। ठीक है, इसका साबरमती का। फिर खनिज संजानन तो अरावली श्रृंखला तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना। जैसे खेतड़ी की तांबे की खदान, ये राजस्थान के अंदर पड़ती है आपकी खेतड़ी की तांबे की खदान है ना, तो ये सारे वहीं से मिलती है। पारिस्थितिक क्या है इसकी, तो ये माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके कहाँ पर पड़ता है, अरावली पर्वत श्रेणी में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण जैव विविधता इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो अभी रिसेंट में अरावली बहुत ज़्यादा ये भी थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो जितने भी हमने फैक्ट्स पढ़े थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल आपको ये करना है कि जो अरावली का अभी रिसेंट में वो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो कौन सी डेट को दिया था ना, तो वो डेट आपको याद करना है, तो उससे आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं आज का डे क्या है। तो देखिए, आज है 24 जनवरी और इस दिन मनाते हैं हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ना, राष्ट्र बालिका दिवस है ना। सो टुडे वी आर सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द एवरी गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये थीम 2026 की क्या है तो वो पता होनी चाहिए, एम्पावरिंग एवरी डॉटर, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडिया। ठीक है, तो ये है, तो इसके बारे में कुछ हम जानकारी देख लेते हैं कि ये क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2026 के है ना। तो इसके बारे में एक बार संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, इसको क्यों मनाते हैं। तो देखो, इसको पहली बार 2008 से मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन से मंत्रालय में मनाते हैं, तो ये मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, MWCD है ना। इसको मैं एक बार हिंदी में लिख लेता हूँ, तो ये है महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो इसको मनाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये क्यों मनाते हैं, तो देखो 24 जनवरी 1966 की हम बात करते हैं है ना, 1966 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता, तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी, PM बनी थी, फर्स्ट इंडियन लेडी। PM लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट लेडी कौन बने थे वो, तो वो बने थे आपके इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर, मतलब ये जब जिस दिन बने थे 24 जनवरी 1966, तो इसी के चलते हुए आपका 2008 में पहली बार ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया था। ठीक है, और मतलब इसी दिन शपथ ली थी और इसी दिन ये बने थे। ठीक है, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो होता है डे ऑफ गर्ल, इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल होता है, ये किस दिन होता है, तो ये होता है आपका 11 अक्टूबर को है ना। ये एवरी ईयर 11 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कि आज के दिन और क्या होता है, तो ये थी पूरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की जानकारी, बाकी मैं सारी आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूँगा। और आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, आपको पता होगा, ये है हमारा राष्ट्रगान है ना, नेशनल सॉन्ग इसको कहा जाता है। इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये फ़ोटो उनका लगा है। तो इसके बारे में आज जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि ये आज के दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को पहली बार इसको राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो ये 24 जनवरी 1950 को इसको दर्जा मिला था है ना, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले की ये बात है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है स्वयं आपके रविंद्रनाथ जी टैगोर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि इसको पहली बार कहाँ पर गाया गया था, तो इसको पहली बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में एक हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन है ना। कांग्रेस अधिवेशन होता है, ये होता है कहाँ पर आपका कलकत्ता में है ना। इस समय कलकत्ता में अधिवेशन होता है, तो इसको यहाँ पर गाया गया था पहली बार, किसको, राष्ट्रगान को। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि यह पहली बार 1912 में, ये एक डेट याद रखना, 1912 में एक पत्रिका थी जिसका नाम है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। इस पत्रिका के अंदर एक इसका शीर्षक था भारत विधाता, इसमें इसको पहली बार लॉन्च किया गया था है ना, किसी जनरल पत्रिका के अंदर। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कितनी देर तक इसको गाया जाता है, तो इसको गाया जाता है 52 सेकेंड तक। ठीक है, 52 सेकेंड का इसका टाइम रहता है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है 20 सेकेंड का, यानी कि इसकी पहली पंक्ति और इसकी जो लास्ट पंक्ति होती है वो उसका टाइम रहता है 20 सेकेंड का, ये ध्यान रखना। ठीक है, और टैगोर जी ने, जो आपके रविंद्रनाथ जी टैगोर ने, उन्होंने 1919 में इस गान को क्या कहा था, इसको कहा था
मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसको कहा था, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें थी जो आपकी पूरी 24 जनवरी से पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे। लास्ट हमारे भैया जी आ गए आपको थैंक यू बोलने। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।